आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। देखिए दो चर, हम बिल्कुल एक एक शब्दों को उठाकर लेकर चलेंगे। पहले इस पूरे पाठ का अर्थ जानेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। दो चर वाले, दो तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। दो यानी कि दो वस्तुओं को प्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन दो चर को प्रेजेंट कर रहा है। पहले चर अचर क्या होते हैं मैं आपसे चर और अचर के बारे में पहले चर्चा कर लेता हूं। मैं एक वैसी वीडियो और है जिसमें मैं चर और अचर के बारे में आपसे चर्चा कर चुका था। देखिए चर क्या होते हैं? चर यानी कि जो चलते फिरते हैं, जो चलते हैं उसको हम चर बोलते हैं। चलने से मतलब गणित में क्या होता है कि x, y, a, b, p, q इस प्रकार की जो सारी जो अल्फाबेट्स आते हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इनको चर क्यों बोला जाता है? इसका कारण यह है कि किसी समीकरण को हल करने पर x का मान 1 आता है, किसी समीकरण को हल करने पर x का मान -2 आता है, किसी समीकरण को हल करने पर x का मान 3 आता है। तो हर बार x ही तो है, तो x के इतने मान क्यों है? क्योंकि x चलता फिरता है, x के अलग अलग मान हो सकते हैं, इसलिए इसको चर कहते हैं। इसी प्रकार y, a, b, p, q यानी कि सारे अल्फाबेट्स, सारी एबीसीडी में जितने भी अक्षर आते हैं सारे किस श्रेणी में आएंगे? चर की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनके मान अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये आपको पता चला कि चर क्या होते हैं। अब अचर में सारी संख्याएं आती हैं, 1, 2, 3, 4 और भी कुछ हो सकती है, सारी संख्याएं आएंगी। इसका कारण क्या है कि इनको अचर क्यों कहा गया? क्योंकि ये चलती फिरती नहीं है, क्योंकि इनको हाथ पैर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं होता। देखो अचर इसको क्यों कहा गया? अचर इसलिए कहा गया क्योंकि एक हमेशा एक ही वस्तु को प्रेजेंट करेगा, दो हमेशा दो वस्तु को प्रेजेंट करेगा, तीन वस्तुओं को प्रेजेंट करेगा। इनकी अपनी वैल्यू निश्चित होती है। जो मान इनका जैसे 3 है तो 3 ही वस्तु को प्रेजेंट करेगा, 3 कभी 4 वस्तु को प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए ये अचर है, चलते फिरते नहीं है, अपने ही स्थान पर रहते हैं। चर और अचर में ये अंतर होता है। तो देखिए दो चर, तो मैं इसमें से दो चर उठा लेता हूं, x, y। x से x नहीं उठाना है क्योंकि x तो एक चर है, y क्या है? दूसरा चर है। या तो आप x, y उठा लीजिए, या आप a, b उठा लीजिए, या आप p, q उठा लीजिए। इस प्रकार से आप कुछ भी दो संख्याएं उठाकर एक समीकरण बना दीजिए। दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखिए रेखिक शब्द से क्लियर और यहां पर होगा कि जो आपको समीकरण दी गई वो एक रेखा को प्रेजेंट कर, जैसे मान लो 3x - 2y बराबर 5, 3x - 2y बराबर। अब देखिए एक ऐसी समीकरण है हमारे पास जिसमें x भी है और y भी है, यानी कि 3x - 2y बराबर कितना आ रहा है? आपको 5 आ रहा है। यानी कि x का मान भी 1 होगा, 3 गुणित 1, y का मान भी 1 होगा, 2 गुणित 1, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो जो आपको ये समीकरण प्राप्त हुई रेखिक समीकरण, इसको हम कहते हैं, जिसमें x की घात भी 1 होती है, y की घात भी 1 होती है। दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण दिख रहे हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। कभी भी एक समीकरण दी गई आपको, तो आप उसमें से x का मान भी निकाल ले, y का मान भी निकाल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए आपको एक समीकरण और चाहिए, वो भी इसी तरह की रहेगी, 7x - 9y बराबर 16। ये दो समीकरण के जोड़े रहेंगे, यानी कि x और y का मान निकालने के लिए आपको कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। x और y के मान निकालने के लिए कम से कम दो समीकरण की आपको आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए इस अध्याय का नाम दो चर वाले रेखिक समीकरण, ये भी रेखिक समीकरण, ये भी रेखिक समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि दो समीकरण, इस अध्याय के नाम का अर्थ ये होता है। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो मैं पहले आपको बता दूं, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए मैं आपको कुल 4 विधियां बताता हूं। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 4 विधियां हैं, लेकिन 4 विधि सोल्व करने से पहले मैं आपको इसका व्यापक समीकरण और साथ ही कुछ शर्तें ये आपको मैं बताता हूं। देखिए जरा क्या होती है। आप लोगों ने दो चर वाले तो रेखिक समीकरण देखे, जिसमें x और y की कितनी कितनी घातें होती है, केवल एक एक घातें ही इसमें होती है, और कम से कम आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला मैं टॉपिक यहां पे स्टार्ट करता हूं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए व्यापक रूप में आपको यहां पर लिख के बताता हूं, ax धन by बराबर c, या तो ये हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं होगा तो ax धन by धन c बराबर 0, इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax धन by बराबर c, या तो c को इधर लिख लीजिए, या फिर क्या कीजिए ax धन by धन c बराबर उधर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ये इसका व्यापक रूप होता है। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि समीकरण एक नहीं होती, x और y के मान निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं यहां पर इस एक समीकरण से 2 समीकरण बनाता हूं, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। इस एक समीकरण से 2 समीकरण बना दी। आप लोग इसका भी 2 समीकरण कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि दो चर वाले समीकरण के व्यापक रूप, तो दो चर वाले समीकरण का आपने व्यापक रूप देखा, आपने एक समीकरण से 2 समीकरण भी बना दिया, ये पहली समीकरण, ये हमारी दूसरी समीकरण। लेकिन इन समीकरणों के द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, तो मैं आपको कुछ शर्तें लिखवाता हूं, मोस्ट आईएमपी। आप इन 2 समीकरणों को याद रखें, a1x धन b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। मैं आपको देखिए कुछ शर्तें लिखवाता हूं। वो शर्तें रेखा किस प्रकार की होगी, मैंने आपको बोला है कि ये रेखिक समीकरण है, हर एक समीकरण एक रेखा का निर्माण करता है, हर एक समीकरण एक रेखा का, जैसे कि 2x धन 3y बराबर 5, ये एक रेखा का निर्माण कर रहा है। 3x धन 9y बराबर 12, ये भी एक रेखा का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों कैसी हो गई, रेखिक समीकरण। कैसे कर रहा है रेखा का निर्माण, ये मैं आपको अभी अगली वीडियो में, यानी कि जब हम आलेखी विधि पढ़ेंगे, पहली वीडियो में हम आलेखी विधि पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से समीकरणें रेखा का निर्माण करती हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं हम कि ये रेखिक समीकरण यानी कि रेखा का निर्माण करेगी, तो रेखा कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरणें होंगी, तो हम दोनों रेखाएं किस प्रकार का गुणधर्म दर्शाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहली कंडीशन, मैं आपको 2 व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैं टॉपिक सेकंड लेता हूं, शर्त या प्रतिबंध, इनको हम प्रतिबंध भी कहते हैं, या तो शर्त कह देंगे या प्रतिबंध कह देंगे। तो क्या शर्त और प्रतिबंध है हमारे पास है पहला प्रतिबंध a1 बटे a2
यानी कि एक समीकरण और लेकर चलता हूं इसी के साथ, 2x धन 3y बराबर 5 और 3x धन 12y बराबर 15। ठीक है, इधर जरा ध्यान से देखिए, a1x यानी कि a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 3, b1 का मान कितना 3, b2 का मान कितना 12, c1 का 5 और c2 का 15। ठीक है, अब देखिए आप a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। अब देखिए आपसे किसी सवाल में ये पूछा जाएगा, आपको दो समीकरणें दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इनका हल कैसा है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 3 बराबर कितना है 3 बटे 12, यानी कि 3 का मान 3, 3 चौका 12, 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 4। क्या बराबर है दोनों? नहीं है, बराबर नहीं है। आ गई ये कंडीशन, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब ये कंडीशन आ गई तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। लेकिन इस प्रकार की शर्त से एक चीज और क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कहने का अर्थ है कि देखिए हमारे पास दो समीकरणें हैं, इस समीकरण से भी एक रेखा बनी और इस समीकरण से भी एक रेखा बनी और दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, तो रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। इस वाले प्रतिबंध को देखने से ही पता चल जाएगा कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। एक चीज और पता लगती है कि यह सवाल कैसा है, संगत है या असंगत है, तो सवाल का उत्तर आएगा संगत है। तीन चीजें मैंने आपको एक शर्त में बता दी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो अद्वितीय हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसा होगा? संगत होगा। ये तो रही आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या रहेगी? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। मैं आपको यहाँ वाली इस प्रकार की कंडीशन में मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक समीकरण यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ जिसमें a1 बटे a2 तो होगा लेकिन c1 उसके बराबर नहीं होगा, जैसे कि 3x धन 9y बराबर 12, और मैं इसी के संगत एक समीकरण और एक मान और लेता हूँ, 6x धन 18y बराबर 25। ठीक है, मैंने इस प्रकार से दो समीकरण ले ली। अब मैं आपको देखो मान रख के बताता हूँ, 3 बटे 6 बराबर 9 बटे 18 बराबर 12 बटे 15, 12 बटे 25। 3 का मतलब 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 12 बटे 25 नहीं कटेगा, 12 बटे 25 नहीं कटेगा, तो बराबर नहीं होगा 12 बटे 25। देखिए ये दो तो बराबर आ गए, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं आया, c1 बटे c2। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है, इस प्रकार की अगर कंडीशन बन जाती है, तो मैं इसका हल लिखूंगा। क्या हल लिखूंगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। अगर इस प्रकार की शर्त को पालन, आप लोगों ने दो समीकरण आपको दी गई और आपने देखा कि उसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समानांतर होंगी, समानांतर होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी। समानांतर रेखाएं कैसी होती है? एक रेखा सीधी निकल गई और उसी के साथ भी दूसरी रेखा भी बिल्कुल सीधी निकल गई, कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इधर भी कितनी ही बढ़ा दी जाए, इधर भी कितनी ही बढ़ा दी जाए, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो पहली बात तो कोई हल नहीं होगा, दूसरा रेखाएं समांतर होंगी, तीसरा असंगत है, असंगत
है ना, ये संगत नहीं है, असंगत है। ठीक है, दो शर्त आपके सामने हैं। एक और शर्त, लास्ट तीसरी शर्त है हमारे पास, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। तीसरी शर्त है हमारे पास थर्ड, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों चीजें बराबर आ जाए। मैं बराबर करके दिखाता हूं आपको। मैं 25 की जगह 24 कर देता हूं, 25 की जगह 24 कर देता हूं, तो यहां पर भी 24 हो जाएगा और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगा, बराबर 1/2, है ना। वही पिछले सवाल है, सेम कंडीशन है ना, बस 12/24 किया है। तो देखिए इसमें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों ही मान बराबर आ गए। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अब अनंततः अनेक हल। अनंततः, पहले में तो अद्वितीय हल था, दूसरे में कोई हल नहीं था, और इसमें अनंततः अनेक हल हो गए। अनेक हल यानी कि हमारे पास काफी सारे हल प्राप्त होंगे। अनंततः अनेक हल है। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी संपाती, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है देखिए भी, संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। और इसका हल कैसा होगा, फिर से संगत होगा, है ना। इसी का असंगत है, कोई हल नहीं है का ही असंगत है, बाकी दोनों का क्या है, संगत है। तो ये तीनों शर्त आपको याद होनी चाहिए। इन तीनों शर्त का अधिकांश जगह हम उपयोग करेंगे। ठीक है, जो समीकरण आपको दी जाती है उस समीकरण से आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंततः अनेक हल होगा। ये भी आप इस समीकरण से पता लगा सकते हैं। कैसी है ये, संगत है असंगत है, ये भी आप समीकरण से पता लगा सकते हैं, ये तीन शर्तों का पालन करते हुए। और साथ ही रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, ये भी आप इस प्रकार की तीनों शर्तों से पता लगा सकते हैं। जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा हम उसका आंसर दे देंगे। अब जो समीकरणें हमें दी जाती हैं, ये दो समीकरणें जो हमें दी जाती हैं, इनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं और परीक्षा की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण विधि आती है, तो हम उसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक जो रहेगा हमारा, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, थर्ड टॉपिक है आज हमारा लास्ट का, कि कौन कौन सी विधियां हैं इनको हल करने के लिए। विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां महत्वपूर्ण है उसके बारे में अब हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो आप लोग देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली विधि, जो सबसे पहली विधि है हमारे पास, पहली विधि है हमारी आलेखी विधि। पहली विधि कौन सी है हमारी, आलेखी विधि। आलेखी विधि में शब्द से क्लियर होता है आलेख। आलेख यानी कि आप क्या करेंगे, एक चतुर्थांश बनाएंगे, इस प्रकार का एक चतुर्थांश आप बनाएंगे और उसमें आप इन दोनों रेखाओं को, मान लीजिए कि एक रेखा इस प्रकार की है, दूसरी रेखा इस प्रकार की है, तो आप इस प्रकार के आलेख पर दोनों रेखाएं अंकित करेंगे और जहां पर दोनों रेखाओं का क्रॉस पॉइंट होगा वही आपका आंसर बताएगा। तो आलेख की विधि के द्वारा आप आंसर निकालेंगे जो क्रॉस पॉइंट आएगा। इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, नाम से स्पष्ट होता है प्रतिस्थापन, यानी कि x की जगह y की स्थापना करना या y की जगह x की स्थापना करना। प्रतिस्थापन यानी कि x की जगह y की स्थापना करना या y की जगह x की स्थापना करना, ये प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत होगा। विलोपन विधि यानी कि या तो x को हटा देना या y को हटा देना, विलोपन विधि में आएगा। और वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में एक सूत्र मैं आपको बनवाना सिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप वज्र गुणन विधि को भी सरलता से सीख पाएंगे। तो देखिए इस अध्याय में मुख्यतः कुल 4 विधियां हैं, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चारों विधियां पढ़ेंगे। गणित को सीखना है
तो गणित की प्रत्येक विधि का ज्ञान आपको लेना होगा, वो चाहे आलेखी हो या वज्रगुणन हो या प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो। हमें गणित सीखना है, इसलिए हम चारों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। चारों विधियों को सीखने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोग इस अध्याय से आने वाले विकल्प ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 3.1। ओके।